नमस्कार। विचार समाचार पत्रिका ब्रह्मनाद में आप सभी राष्ट्र प्रेमी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय जागरण अभियान प्रेरित ब्रह्मनाद एक साप्ताहिक विचार समाचार पत्रिका है। हम आपसे हर सप्ताह राष्ट्र से संबंधित घटनाओं, प्रश्नों एवं विचारों पर बातें करते हैं। दोस्तों, हमारा लक्ष्य राष्ट्र के बौद्धिक जनों को सदैव जागृत रखना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचारों का प्रसार करना है। ये हम व्यावसायिक तौर पर नहीं कर रहे हैं, यह हमारा राष्ट्रीय मिशन है। राष्ट्रीय जागरण अभियान में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। आइए हम सब मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना सहयोग करें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, यह आज़ादी का अमृत काल है और अमृत काल में से हम गुजर रहे हैं। देश एक नवजागरण काल में प्रवेश चुका है, जहां प्रत्येक भारतीय आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। हर एक भारतीय कर्तव्य पथ से गुजरते गुजरते गौरव पथ पर अपनी पहचान निर्माण कर रहा है। देश हर दिन एक कदम आगे बढ़ता है। देश हर दिन और मजबूत होता जाता है। दोस्तों, राष्ट्र जाग चुका है, गतिशील है, आत्मसम्मान से रोशन है, लेकिन तभी तो हमें और जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि तभी दोस्तों हमारे देश के अंदर के और बाहर के शत्रु ज़्यादा सक्रिय होने लगेंगे और हो रहे हैं। भारत के बारे में भ्रामक प्रचार देश विदेश में फैलाएंगे और फैला रहे हैं। सब एकजुट हो जाएंगे और हो रहे हैं। दोस्तों, कोई कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, कोई कहता है कि बिन सांप्रदायिकता खतरे में है, कोई कहता है कि न्याय तंत्र पर जोखिम है। कभी संविधान पर और कभी शासन प्रणाली पर ये लोग आए दिन रोना रोते हैं। उनका भय स्थान सबसे ज़्यादा ईडी और सीबीआई है। ये चाहते हैं कि ईडी और सीबीआई दफ्तर तो रहे, लेकिन वो काम न करे। जो उनका काम है राष्ट्रीय सेवा में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना और भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, वो न करे, क्योंकि उनसे लोकतंत्र खतरे में आ जाता है और व्यक्तिगत लूटने की आज़ादी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने एक वक्तव्य में इसी विचारों को व्यक्त किया है। जरा सुने हम प्रधानमंत्री जी की बात। लेकिन साथियों, हमें याद रखना है, हमारी ये लड़ाई आसान नहीं है। भाजपा को डगर डगर पर भ्रष्टाचार से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भाई भतीजावाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर संप्रदायवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर जातिवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों और उनके इकोसिस्टम से लड़ना है, क्योंकि यही वो चुनौतियां हैं जिन्होंने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत समय तक नुकसान किया है। साथियों, बहुत सौभाग्य से, अनेकों के त्याग तपस्या से हमें आजादी के अमृत काल में राष्ट्र की सेवा करने का, राष्ट्र निर्माण करने का अवसर मिला है। हम भारतीयों ने मिलकर
2047 तक, जब आजादी के 100 साल मनाएंगे, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी के 100 वर्ष तक देश की इस यात्रा में प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को जी तोड़ मेहनत करनी ही करनी है। हमारे कार्यकर्ताओं को लंबी पारी के लिए तैयार करना चाहिए। दल को बनाने में जिस तरह अनेक पीढ़ियां खप गई, उसी तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी अपनी पीढ़ियों को खपाना होगा। देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे पर भरोसा होता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो कहा है वही करके दिखाया है। और नरेंद्र मोदी को भी देश की जनता पर भरोसा है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी चीजें बदलती रहें, लेकिन जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के मामले में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वो इतना बड़ा जोखिम लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अपने लिहाज से वो जोखिम नहीं ले रहे हैं, वो देश की जनता से किया हुआ अपना वादा पूरा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करते हुए दिखने वाले लोग एजेंसियों की कार्रवाई पर, उसके आधार पर जब एकजुट होंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में जनता का मैंडेट, यानी जनता का आशीर्वाद, यानी जनता का समर्थन, जनता का भरोसा, वो पाना और आसान हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा, सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर एक साथ आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वंशवादी राजनीति अमर रहे, तुष्टीकरणवादी राजनीति हमेशा चलती रहे, भारत जात पात में हमेशा बंटा रहे और इस तरह से एक होकर 2024 की वैतरणी पार की जाए। लेकिन भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है। शायद ये खेल भी सफल नहीं हो सकेगा। दोस्तों, अब हम जाते हैं, देखते हैं कि रामनवमी के पावन अवसर पर क्या हुआ। हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर पता नहीं क्यों देश विदेश में लोग इतने गुस्से में हैं। प्राचीन परंपरा है, प्राचीन संस्कार है, प्राचीन संस्कृति है। न कभी किसी पर इस संस्कृति ने आक्रमण किया है, न किसी की जमीन और राज्य पर इस संस्कृति ने कब्जा किया है। अगर फैलाए हैं तो सत्य, अहिंसा और सनातन धर्म के सिद्धांत फैलाए हैं। दोस्तों, इन्हीं पर प्रहार किया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा कि रामचंद्र नवमी की शुभ दिन पर श्री राम भगवान की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। चाहे वो सासाराम हो, चाहे वो बिहार शरीफ हो, चाहे वो हावड़ा हो, और हाल ही में औरंगाबाद, जिसका नाम संभाजी नगर किया गया है, वो संभाजी नगर हो। हर तरफ ऐसा एक दृश्य देखने को मिला, हिंसक दृश्य। दोस्तों, हमारे देश में से हमें ये सब भावनाएं और दुर्भावनाएं निर्मूल करनी है। देखें एक छोटा सा रिपोर्ट, क्या हुआ हुबली में, क्या हुआ सासाराम में। देखिए एक वीडियो। रामनवमी पर बिहार के कई हिस्से हिंसा में जल उठे। शोर शराबा, पथराव और आगजनी से माहौल खराब हुआ।
नालंदा, बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से ईंट, पत्थर और गोलियां चलने लगी। हिंसक भीड़ ने पहले वाहनों में तोड़फोड़ की और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सासाराम में चैती दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में विवाद के बाद पथराव और तोड़फोड़ हुए। मामला शुक्रवार को शहर के नवरत्न बाजार से शुरू हुआ। यहाँ हुए पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। करीब 15 राउंड फायरिंग हुई है। गोलियां चलने से भयभीत दुकानदार जान बचाकर भागे और बाजार बंद हो गया। वीडियो में सड़क पर पत्थर बिखरे देखे जा सकते हैं। बवाल कर रहे लोग घरों में घुसकर मारपीट करते भी देखे गए। हिंसक झड़प के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई और डीएम, एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। घटना घटी, हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे। पत्थरबाजी, गोली चालन, टायर जलाना, हम लोगों पर फेंकना, गाड़ी भी जला दिया। प्रताड़ित हैं और बहुत दुखी हैं प्रशासन के कार्यकलाप से। इसके बाद हिंसा का दूसरा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के बिहार शरीफ का है। यहाँ के लहरी थाना क्षेत्र के गगन दीवान मोहल्ले में रामनवमी जुलूस के दौरान बवाल हुआ। इसके बाद पथराव और आगजनी हुई। जमकर हुई गोलीबारी में एक युवक जख्मी हुआ है। मारपीट और रोड़ेबाजी में 3 अन्य लोग भी जख्मी हुए। हिंसक भीड़ ने एक बस, एक स्कॉर्पियो और एक बाइक में आग लगा दी। कुछ दुकानों में भी आग लगाने का प्रयास किया गया। देश की जनता को भटका रहे हैं। वहाँ रोहिंग्या और मुस्लिम तुष्टीकरण इसी का बोलबाला है। ममता बनर्जी जो है वह मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह बोलती हैं और इसके कारण मुसलमान लोग पत्थरबाजी करते हैं। तस्वीरें देखिए, उपद्रवियों ने किस तरीके से वहां पर बवाल किया। पुलिस की टीम वहां पर पहले से मौजूद, आरएफ की टीम वहां पर पहले से मौजूद। वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, शांति की अपील बार बार की जा रही है। इसके बावजूद वहां पर हंगामा करने वाले लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सीधे आपको इस वक्त हावड़ा से हमारे सहयोगी विपिन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विजुअल दिखा, जल्दी देखो। देखिए भीड़ एक बार पुलिस वालों से भिड़ गई है। लेटेस्ट विजुअल, मीडिया की तरफ ये भीड़ आने की कोशिश, मीडिया पर हमला करने की कोशिश। दोस्तों अब आते हैं राहुल जी की लोकसभा सदस्यता से निष्कासन कैसे हुआ। ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि सरकार ने ऐसा किया, लेकिन दुनिया देख रही है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सूरत की कोर्ट ने ये सज़ा फरमाई और सुप्रीम कोर्ट के पहले से एस्टैब्लिश एक सिद्धांत के अनुसार उसी वक्त उसकी सदस्यता रद्द हो गई। अगर वो माफ़ी मांग लेते तो केस वहीं पूरा हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि करना चाहिए। कोई भी लोक नेता हो, वो अगर अपनी जनता को चाहता नहीं, वो अपनी जनता के साथ नम्रता से बर्ताव नहीं करता और जनता से माफ़ी नहीं मांगता, तो उसमें नम्रता नहीं है, अहंकार है। और वो अहंकार किसका है? क्योंकि जनतंत्र में तो जन समुदाय ही हमें बड़ा बनाता है। दोस्तों देखिए ये अहंकार कैसा है। प्रियंका जी क्या कह रही है पहले ये सुनिए, और बाद में इस अहंकार को विश्लेषित करता हुआ देश के मूर्धन्य पत्रकार प्रदीप सिंह जी का एक वक्तव्य देखिए। दोनों आपको दिखाते हैं, फिर हम मिलते हैं। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है।
मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है। ये देश सच्चाई को पहचानता है और मैं जानती हूं कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा। मेरे मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूं, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। मैं जानती हूं आप पर कितना दबाव है। मैं जानती हूं कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज लोकतंत्र खतरे में है। थैंक यू जर्मनी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ये बयान कांग्रेस पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया है। न उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। विदेशों से सहायता मांगी थी, विदेशी ताकतों से सहायता मांगी थी, मिलने लगी, अब मुश्किल हो रही है। राहुल गांधी अपने कैम्ब्रिज के बयान से मुकर रहे हैं। सैम पित्रोदा सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी अपनी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे। कांग्रेस तरह तरह की सफाई दे रही है, लेकिन थैंक यू जर्मनी पर कांग्रेस से ज़्यादा सक्रिय हैं कपिल सिब्बल। अपनी पुरानी पार्टी के लिए राज्यसभा के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी की मदद से बने, कांग्रेस पार्टी उससे पहले छोड़ दी थी। उनका कहना है कि हमें किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है चलने के लिए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। बड़ी अच्छी बात है, फिर विदेशों से मदद मांगी क्यों? और मेरा सवाल जो है आज वो ये नहीं है कि विदेशों से मदद क्यों मांगी कांग्रेस पार्टी ने। मेरा सवाल ये है कि विदेशी ताकतें कांग्रेस को मदद करने के लिए क्यों तैयार हैं? ऐसा क्या करती है कांग्रेस उनके लिए कि विदेशी ताकतों को कांग्रेस के संकट में आते ही कष्ट होने लगता है, दर्द होने लगता है? आखिर क्या वजह है? डेमोक्रेसी की चिंता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की चिंता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चिंता है? किस बात की चिंता है? अगर ऐसी चिंता है तो पहले अपने देश में देखिए क्या हो रहा है। अपने देश में न्यायपालिका की स्थिति देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, अपने देश में डेमोक्रेसी की स्थिति देखिए। ये सब नहीं देखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मत देखिए। भारत में क्यों देखना चाहते हैं? अगर आपको डेमोक्रेसी की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की, आज़ादी की चिंता होती तो आप कांग्रेस पार्टी का कभी समर्थन न करते। 1975 में पहली बार इस देश में और अब तक आखिरी बार डेमोक्रेसी ख़त्म की गई, संविधान को कुचल दिया गया, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, जीने का अधिकार छीन लिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लग गई, लाखों नेताओं को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी FIR की जेल में बंद कर दिया गया। तब आपकी डेमोक्रेसी की चिंता कहाँ थी? तब आपने क्यों नहीं डेमोक्रेसी के लिए चिंता जताई? और जिस पार्टी ने ये किया उसके लिए क्यों आपको दर्द हो रहा है इतना? राहुल गांधी की सदस्यता गई है उनके बयान की वजह से। उन्होंने न्यायालय की नज़र में उन्होंने एक अपराध किया, जिस अपराध की वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हुए। उनको मौका मिला था, न्यायाधीश ने उनको मौका दिया था कि वो माफ़ी मांग ले, सज़ा से बच जाए या कम सज़ा हो। उनकी सदस्यता बच जाती, उन्होंने माफ़ी मांगना स्वीकार नहीं किया, दोष सिद्ध होने के बावजूद। तो ऐसे व्यक्ति की अगर सदस्यता जा रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी के अलावा कौन है? मैं मान लेता हूं कि चलिए, जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और दुनिया में प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले ली। इस देश का कानून अभी तक इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई प्रधानमंत्री किसी सांसद की सदस्यता ले ले। तो इसलिए ये प्रचार जो है ये ऐसा प्रचार है जिसकी कोई टांग नहीं है, ये खड़ा होने वाला नहीं है, ये चलने वाला नहीं है, लेकिन ये प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस वाहवाही लूट रही है, तमगे की तरह दिखा रही कि देखिए राहुल गांधी के मामले का विदेशी मीडिया में कितना कवरेज हो रहा है। विदेशी मीडिया में कवरेज हो रहा है राहुल के मामले का, तो ये तो राहुल गांधी के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक अपराध किया है, जो उनका दोष सिद्ध हो गया है, अदालत ने उनको सज़ा सुनाई है। उन्होंने कोई जो है वीरता का काम तो किया नहीं है, आज़ादी का आंदोलन तो लड़ा नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आंदोलन तो लड़ा नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए उनकी प्रशंसा की जाए।
लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है, उसके सोचने का तरीका अलग है। ये अमेरिका कहाँ था, ये जर्मनी कहाँ था जब 60 सांसदों ने भारत की संसद के अमेरिका के राष्ट्रपति को, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को लिखकर भेजा था कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीज़ा अमेरिका का न दिया जाए। उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया था। इसके बावजूद एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को रोकने का, अगर बात यह है कि गुजरात दंगों के कारण ऐसा हो रहा था, तो फिर 1984 के सिख नरसंहार के विरुद्ध क्या हुआ? उसके बाद राजीव गांधी को अमेरिका जाने का वीज़ा क्यों मिला और क्यों नहीं विरोध किया उस समय सांसदों ने? आप याद कीजिए 1975 में जब इमरजेंसी लगी, जब सारे अधिकार छीन लिए गए, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया, उस समय विपक्ष का एक भी ऐसा नेता था जिसने विदेशी ताकतों से मदद मांगने की कोशिश की? जनतंत्र उस दिन ख़त्म हुआ था। राहुल गांधी ने जो कैम्ब्रिज में कहा कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि भविष्य में ख़त्म होने वाला है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो चुका है, यानी भारत में जनतंत्र ख़त्म हो चुका है। उन राहुल गांधी की मदद में ये विदेशी ताकतें खड़े होने को तैयार हैं, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये जो कपिल सिब्बल आज बोल रहे हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है, हम आपस में जो है मिलकर जो है इससे मुकाबला करेंगे, ये वही कपिल सिब्बल है। उस 2019 में ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, और ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य के नाते ही लंदन गए थे एक विदेशी एजेंसी की सेवा लेने के लिए कांग्रेस के पक्ष पे। जब हल्ला मचा तो वहाँ से भाग कर आए। कांग्रेस पार्टी विदेशी ताकतों से मदद लेने में, अब आप देखिए राहुल गांधी की बात हो रही, तो राहुल गांधी की बात कीजिए। चीनी राजदूत से वो रात के अंधेरे में मिलते हैं, इसको छिपाने की कोशिश करते हैं, मामला खुल जाता है। वो मानसरोवर यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए शिव भक्त बनकर गए, ये दिखाने के लिए कि वो बहुत बड़े हिंदू हैं, जनेऊधारी हिंदू हैं, और वहाँ जाकर किससे मिले? चीनी मंत्रियों से। और ये मुलाकात गोपनीय थी, इसके बारे में किसी को बताया नहीं, किसी से इसको शेयर नहीं किया। वहाँ कोई मीडिया था नहीं कि वो बताता। तो सवाल यह है कि ये बात खुली कैसे? एक साल बाद, 2018 में गए थे, एक साल बाद उड़ीसा में एक कार्यक्रम में गए, वहाँ ऑटोमेशन पर चर्चा हो रही थी। उस पर ऑटोमेशन पर चर्चा में उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ऑटोमेशन से यूरोप में समस्या हो रही है, भारत में समस्या हो रही है रोज़गार की। चीन में तो ऐसी कोई समस्या नहीं हो रही है। चीन में तो जो 50,000 रोज़गार 24 घंटे में पैदा हो रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन के बावजूद। तो उसके साथ उन्होंने बताया कि जब मैं कैलाश मानसरोवर गया था तो चीन के 2-3 मंत्रियों से मेरी बात हुई थी। तो आप कैलाश मानसरोवर तो दर्शन के लिए गए थे, तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, वहाँ चीनी मंत्रियों से क्यों मिल रहे थे? चीनी मंत्रियों से ऐसी क्या बातचीत होनी थी जिस मुलाकात के लिए आपको बहाना बनाना पड़ा कैलाश मानसरोवर यात्रा का? तो ये कांग्रेस का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए पैसा दिया, डोनेशन दिया। इस तरह की घटनाएं आप खोजते चलिए, आपको मिलती जाएंगी। उसके अलावा 2019 में टर्की में कांग्रेस पार्टी ने अपना दफ्तर खोला। किस लिए खोला? कहा कि भारत और तुर्की के रिश्तों को पॉलिश करने के लिए ये कार्यालय खोला गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये कार्यालय उस समय खोला गया जब उससे कुछ ही दिन पहले वहाँ के राष्ट्रपति अर्दोआन UNGA में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर पर बोलकर आए थे। तुर्की लंबे समय से भारत विरोधी स्टैंड लेता रहा है, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। उसने CAA पर जो है भारत का विरोध किया, उसने 370 हटाने पर भारत का विरोध किया। उस टर्की में कांग्रेस पार्टी दफ्तर क्यों खोलना चाहती थी? और दूसरी बात जो बता चुका हूँ, पहले भी कई बार दोहराना यहाँ ज़रूरी लग रहा है, वो ये कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी चीन की यात्रा पर गए थे तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जो MOU साइन हुआ वो क्या था? उसमें क्या था? उसको क्यों गोपनीय रखा जा रहा है? उसको बाहर क्यों नहीं लाया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी बताती क्यों नहीं
कि आखिर क्या MOU साइन हुआ था, उसके तहत कांग्रेस पार्टी को क्या करना था और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को क्या करना था। राहुल गांधी हमेशा भारत चीन के संबंधों के मामले में बोलते हुए चीन का पक्ष क्यों लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पिछले 10 साल के 250 से ज्यादा विदेशी दौरों का लेखा जोखा केंद्र सरकार के पास पहुंच चुका है। रॉ की तरफ से तैयार की गई इस रिपोर्ट को लेकर सदन में भी लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बयान दिया था। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के लंदन दौरे को लेकर इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा किया गया है और लंदन में राहुल गांधी की कही गई बातों के चलते कांग्रेस में किस तरह का घमासान मचा हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट आर राजगोपालन जी। आपको बता दूं, आर राजगोपालन जी 1977 से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को रिपोर्ट करते आ रहे हैं और कांग्रेस को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये मुझे लगता है ये राहुल गांधी का तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते थे सब लोग, विदेश से निवेश आने का, लेकिन ये तो फॉरेन डायरेक्ट इंटरवेंशन मांगता है ये राहुल गांधी। तो ये डब्बा खाली है, क्योंकि मुझे लगता है जो 2-3 चीज मैं आपको दर्शकों को मैं साफ साफ बताना चाहता हूं। RAW करके रिसर्च एनालिसिस विंग है, इंडिया एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये विदेश में जितना भी है दूतावास में 180 दूतावास इंडिया का है, 180 कैपिटल्स में कम से कम 60 जगह पर RAW का ऑफिस है, मेजर कंट्रीज में। जो जिधर भी अभी राजनाथ सिंह साहब तब होम मिनिस्टर थे, अभी होम मिनिस्टर अमित शाह है, अभी किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर है, ये तीनों बयान दिया है पार्लियामेंट को अंदर। उसमें तीनों जोड़ करके आप देखेंगे अनुज जी 250 बार राहुल गांधी ने विदेश ट्रिप किया है। ये क्या तपस्या है, ये क्या उपासना है, पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन इनसे से ये निकलते उबर के आते हैं एक चीज। अभी उनकी जो यात्रा था विपासना उपासना, जो सोनिया गांधी कभी उसको डिफेंड कर रही थी शुरू में 2014 में, आपको याद होगा, थाईलैंड में जा करके ये डंडा ले रहे थे, बॉडी बिल्ड करते, ये सब कुछ है, समझ गया, ओके ठीक है। बट हैविंग बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 20 years, मुझे लगता है राहुल गांधी का और कुछ सीखना है, क्योंकि विदेश में जाकर के इंडिया को बदनाम करना, अभी उसका नतीजा है अमेरिका, लंदन, जर्मनी आपको पीछे पड़ा है। उधर से जितना भी इंडिया को बदनाम करना है, इंडिया में लॉ खत्म हो गया, राहुल गांधी को जेल में डाल दिया, क्योंकि इतना चीज ये बताया। मुझे एक खबर है आपको दर्शकों को, अनुज आपको जो 2 लाख सब्सक्राइबर्स है उसको मैं सीक्रेट एक बताना चाहता हूं। RAW का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड करके एक बोर्ड है, उसमें हमेशा इंडिया को खिलाफ जो भी होते हैं उसमें they used to have a consultation process। उस कंसल्टेशन प्रोसेस से एक निकला है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ये लिखा है राहुल गांधी ने कम से कम 8 कंट्री में इंडिया को खिलाफ, इंडिया को बदनाम करने के वास्ते सब कुछ किया है। ये रिपोर्ट में एक लिखा है अनुज जी 8 कंट्री का, जर्मनी भी उसमें है। उसमें आपको मैं एक चीज बोलने के लिए मना करना है, चाहिए नहीं चाहिए, पत्रकार धर्म ये है पत्रकारिता में। RAW का चीफ सनत कौल साहब है, वो गोयल साहब ने एक लिखा है रिपोर्ट में, 8 कंट्री का नाम भी दिया है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय में पड़ा है ये रिपोर्ट। ये क्यों सरकार बाहर नहीं करती है, ओपनली नहीं डिक्लेयर करती है? ओपनली डिक्लेयर करना चाहिए इसको। मुझे लगता है राहुल गांधी, किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में बोल दिया है हमारा पास रिपोर्ट है, अरे रिलीज तो करो, इतना बदनाम हो रहे हैं आप। मणिशंकर जाकर के पाकिस्तान में बोल सकते हैं इंडिया में नरेंद्र मोदी को सरकार को खत्म करने में पाकिस्तान को मदद ले लेंगे, ये क्या बात है? आप थाईलैंड जा रहे हैं, थाईलैंड में किस किस को मिल रहा है भगवान जाने। लेकिन मुझे ये एक आक्रोश का रिपोर्ट है, जॉर्ज सोरेस को वाइफ को राहुल गांधी मिला नहीं मिला करके कांग्रेस पुष्टिकरण करना चाहिए।
तो दोस्तों, आपने सारी बातें जानी समझी और प्रखर बुद्धिजीवियों से इसका विश्लेषण भी सुना। दोस्तों, ये पब्लिक है, वो सब जानती है। वो जानती है कि यही कांग्रेस है जब 24 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में महान क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके इनकलाबी साथीदारों को, जो बिल्कुल नौजवान थे, उनको ब्रिटिश हुकूमत की ओर से फांसी की सज़ा दी गई। तब कांग्रेस चुप रही थी। जनता की मांग थी कि नेहरू और गांधी मिलकर और कांग्रेस मिलकर ब्रिटिशरों के साथ उसके जो मीठे संबंध है उसके द्वारा वो ब्रिटिशरों पर अपना प्रभाव डाले और इन नौजवानों की फांसी की सज़ा माफ़ करवाए। बहुत डिमांड हुई, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इसके कारण गांधी जी जब उस समय पर कराची गए थे तो वहाँ उसका विरोध भी बहुत हुआ, भारत में भी हुआ। लेकिन कांग्रेस तो क्योंकि अंग्रेज़ों ने बनाई थी तो वो अंग्रेज़ों के साथ हमेशा रही। सत्याग्रह भी गांधी जी ने स्थगित कर दिया था ब्रिटिशरों को खुश करने के लिए। फांसी की सज़ा माफ़ तो नहीं करा सके, कुछ भी नहीं किया, उल्टा गांधी इरविन करार हुए जिससे ब्रिटिश हुकूमत को बल मिले। ब्रिटिश शासन का साथ लिया कांग्रेस ने। दोस्तों, ऐसा इतिहास कहता है। भारत की एक दूसरा मैसेज आपको देते हैं, एक दृष्टांत देते हैं दूसरा। भारत की अंतरिम सरकार बनी जब नेहरू जी ने ब्रिटिश एम्पायर के नाम से शपथ लिया। दोस्तों, हम सावरकर कर तो बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं कि माफ़ी मांगी, ये किया। कांग्रेस ने क्या किया? तभी हमें शंका होती है कि आज जो विदेशी शक्तियां कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या जर्मनी हो, और राहुल जी के साथ मिलकर उनके लिए, भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए वो आवाज़ उठा रही हैं। तब हमें शंका होती है कि शायद कांग्रेस ने अपने लंबे शासन में इन्हीं लोगों की कुछ सेवा की है, तभी भारत औद्योगिक दृष्टि से पीछे रहा, तभी भारत खिल नहीं सका और तभी भारत का आत्मसम्मान और दुनिया में कुछ नाम नहीं हो सका। 2014 से एक नई दृष्टि मिली, एक नई हवा आई और एक नए ख्याल ने सारे भारतवर्ष को अपना लिया। आज हम उसी लोकतंत्र में जी रहे हैं और वही लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज हम भारत के साथ खड़े रहना हमारा धर्म है और हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रक्षा करना भी हमारा, रक्षा ही नहीं अपितु उसका विकास करना भी हमारा धर्म है। आइए हम सब साथ मिलकर राष्ट्र की चेतना को मजबूत करें। लेकिन आपसे निवेदन है कि ब्रह्मनाथ को आप सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा हमारा साथ दें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने परिजनों तक पहुंचाएं, ताकि राष्ट्रीय जागरण अभियान का एक यज्ञ जो है हमने आरंभ किया है राष्ट्र की सेवा में, उसमें आप भी शामिल हो। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर अब इस राष्ट्र को कभी उसका लोकतंत्र खोना पड़े, उसका सम्मान खोना पड़े, उसकी संस्कृति खोनी पड़े, ऐसा समय नहीं आने देंगे। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये बात सही है, लेकिन भारत का इतिहास हमेशा उज्जवल रहा है और हम सब मिलकर उसको और उज्जवल राह पर ले जाएंगे। दोस्तों, आज तो इतना ही, लेकिन अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे, कुछ नई सोच, कुछ नए विचार और कुछ नई घटनाओं के विश्लेषण के साथ आपसे बात करेंगे।
तब तक हमें आप आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।